हाँ अभिषेक, हाथ रेस कर रहे हो, बोलो। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो अब शुरू करते हैं, जब आएंगे तब देखते हैं, ठीक है। वेलकम एवरीवन। आई फ्रॉम रेडिकल आईआईटी एंड मेडिकल, अमोल शेखर वेलकम्स यू। आज फिर से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। अभी तक हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक बेसिक कुछ चीजें बात कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम बेसिकली देखेंगे थॉमसन मॉडल और रुदरफोर्ड मॉडल। आज थॉमसन मॉडल और रुदरफोर्ड मॉडल के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और इन मॉडल्स को हम देखेंगे कि मॉडल्स आए कैसे, इन साइंटिस्ट ने इनको ही, मतलब ये साइंटिस्ट ने कैसे सोचा कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोलता हूँ ना, तो पहले एक चीज दिमाग में आनी चाहिए आपके कि व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज नथिंग बट इट्स अ मॉडल। एक घर है, उस घर के अंदर बहुत सारे कमरे हैं, उस घर में बहुत सारे और रहने वाले रहवासी है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरीके से उस घर में कहाँ कहाँ कौन कौन रहता है उसको डिफाइन करना, और वो वहां वहां क्यों रहता है या वो वहां ही मिलता है, इसको आइडेंटिफाई करना इज नोन एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। समझ में आया क्या? जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपके घर की बात करूं, तो आपके घर में इतने सारे लोग रहते हैं, तो घर में और कमरे भी होते हैं, तो कौन किस कमरे में रहता है, कौन कहाँ रहता है, इस सब चीजों को आइडेंटिफाई करना इज नथिंग बट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये तक क्लियर है गाइस? यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम बेसिकली बात करेंगे पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में, ठीक है। जब एक बार थॉमसन एटॉमिक मॉडल हमारा हो जाएगा, देन विल आल्सो टॉक अबाउट रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आज रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का एक बेसिक शुरू करेंगे, और उसके बाद अगर समय मिला तो आज को खत्म करके आगे भी बढ़ेंगे। इज दैट क्लियर गाइस? ठीक है। तो रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और थॉमसन मॉडल, देखो बेसिकली देयर आर मैनी मॉडल्स गिवन ना, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ रुदरफोर्ड और थॉमसन ही आए थे या बोर ही आए थे। ये स्कूल में बेसिकली आपने 3 मॉडल पढ़े हुए हैं। एक कौन सा, एक मिनट, काफी लोग आ रहे हैं लेट लेट, ठीक है। तो एक मॉडल था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा हुआ है, मैं जानता हूँ। रुदरफोर्ड भी आपने स्कूल में सुना हुआ है, बोर भी आपने स्कूल में सुना हुआ है, वो ऑर्बिट ऑर्बिट वाला, ठीक है। बट स्कूल में जब आपने इन मॉडल्स को पढ़ा ना, तो बहुत एक आउटर इंट्रोडक्शन पढ़ा कि बेसिक से आइडिया हो कि एटम दिखता कैसा है। बट अब जब हम पढ़ेंगे ना, तो ये एटम ऐसा ही क्यों दिखा और ऐसा ही क्यों सोचा, इसके ऊपर भी फोकस रहेगा। और ऐसा होने से ही इसको स्टेबिलिटी कैसे मिली, नेचर ने ऐसा ही क्यों बनाया, इनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा डिटेल में। आज का लेक्चर मैं पहले बता रहा हूं, बहुत लोगों के सर के ऊपर से जाएगा। मैं मतलब मेरा काम है पहले बता देना, बट मैं कोशिश करूंगा कि 10% तो भी सर के अंदर जाए। ज्यादा टारगेट नहीं रख रहा हूं मैं, आई एम कीपिंग अ वेरी लिटिल टारगेट फॉर मी। आई एम ट्राइंग टू कीप अ टारगेट ऑफ ओनली 10 to 15%, कि आपके सर के अंदर एक 10 से 15% सर के अंदर जाना चाहिए। बाकी सर के ऊपर से गया तो भी मुझे चलेगा, ठीक है। बट मैं तब भी उतना ही डिटेल में पढ़ाऊंगा जितना डिटेल एक नॉर्मली आपको ये चैप्टर जो है ना, मैंने 6 महीने का भी पढ़ाया, तो भी आपके लिए थोड़ा भारी पड़ेगा। बट स्टार्ट ही मैंने इस चैप्टर से किया, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर समझ में आने लगा ना, तो आने वाला केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगा। चालू है, चालू है, चालू है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एटॉमिक मॉडल्स में, तो लेट्स स्टार्ट विद द थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ये बड़ा सिंपल सा मॉडल है, जो स्कूल में पढ़ा ना वैसा ही है। ये मॉडल जो है, इट्स अ कंप्लीट थ्योरी। ये मॉडल में देखो, इसको मॉडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ढांचा बना के दिखाओगे, इमेजिन करवाओगे, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज मॉडल, ठीक है। जब मैं ढांचे की बात करता हूं, तो थॉमसन ने जब ये ढांचा बनाया ना, तो ये मनगढ़ंत ढांचा था। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक अच्छा खासा प्लॉट है नागपुर में कहीं पे, या पूरे इंडिया में कहीं पे भी, और आप वहां पे एक मस्त अपना मन का स्वर्ग जैसा घर बनाना चाहते हो, तो दिमाग में एक इमेजिनेशन आता है ना कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। तो वैसे ही थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर चुका था, वो हमने देख लिया कि हाउ ही हैज डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो अब उसको ये कंफर्म था कि भाई एटम के अंदर प्रोटॉन नाम की चीज भी है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नाम की चीज भी है। मतलब एटम के अंदर एक पॉजिटिव पार्टिकल भी है और एक नेगेटिव पार्टिकल भी है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव पार्टिकल किस तरीके से अरेंज होंगे, उसके बारे में थॉमसन ने आगे सोचा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक थ्योरी ये भी थी कि एटम कैसा होना चाहिए, डाल्टन ने जैसे बताया वैसे।
डाल्टन ने क्या बताया था एटम के बारे में कि इट इज हार्ड एंड डेंस, इट इज इंडिविजिबल, ठीक है, ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट लुक सिमिलर, ब्ला ब्ला ब्ला, याद आ रहा है कुछ? ये सब चीजें उसने बताई थी। बट अब होता क्या है यहाँ पे कि थॉमसन ने जब ये थ्योरी दी, इट इज नॉट एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट बेस्ड मॉडल नहीं था, ये थ्योरी बेस्ड मॉडल था। बट उसने क्यों प्रपोज किया? क्योंकि कहीं ना कहीं डाल्टन की थ्योरी गलत हो गई थी ना, कि डाल्टन ने बोला था कि एटम इज इनडिविजिबल, बट ये तो डिविजिबल हो गया। कैसे डिविजिबल हो गया? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल गए। एटम को तोड़ने के बाद ही निकला ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, कि पहले से थे? पहले नहीं पता था लोगों को। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो इट हैज बीन कंफर्म कि एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तब न्यूट्रॉन नहीं पता था। जब थॉमसन ने मॉडल दिया, दैट टाइम न्यूट्रॉन वाज नॉट नोन टू हिम, ठीक है। अब अलग अलग तरीके के उसके दिमाग में चल रहा था कि मान लो मे बी एटम ऐसा हो जिसमें सारे पॉजिटिव के बीच में एक नेगेटिव हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो। बट अभी अलग अलग तरीके से उसके दिमाग में ख्याल आए। बट देन उसने सोचा कि भाई देखो अल्टीमेटली ये तो कंफर्म बात है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, देयरफॉर एटम इज न्यूट्रल, ठीक है। एटम न्यूट्रल क्यों होगा? कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, एंड देयरफॉर द एटम इज न्यूट्रल। अगर एटम न्यूट्रल है तो एक तो इस तरीके का फिगर बनेगा, या फिर कुछ इस तरीके का उसने फिगर सोचा कि पूरा पॉजिटिव जो है वो फैला हुआ है everywhere and electron is embedded into it. बहुत सारे अलग अलग तरीके से उसके दिमाग में इमेजिनेशंस आए। बट फाइनली व्हाट ही कंक्लूडेड कि उसको ये भी याद था कि भाई डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी बोली वो उसको आज भी सही मान के चल रहा था, और उसके वजह से उसको लगा कि पहला अगर मैं मॉडल लेता हूं जिसमें बीच में गैप दिख रहे हैं मुझे काफी, तो ये मॉडल पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? एटम हैज टू बी हार्ड एंड डेंस। उसको भी आज भी क्या लग रहा था कि डाल्टन सही था। डाल्टन ने कहा था कि एटम हार्ड एंड डेंस है, तो पहला जो ज्योमेट्री मैंने बनाया जहां पे काफी स्पेसिंग है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ये पॉसिबल इसलिए नहीं हो सकता कि डाल्टन के हिसाब से एटम हार्ड और डेंस होना चाहिए था, और इसको भी लगा कि अगर डाल्टन ने बोला हार्ड और डेंस होना चाहिए था तो मे बी वो आज भी हार्ड और डेंस ही होगा। इसलिए उसने पहले डायग्राम क्या किया? रिजेक्ट किया, बोला नहीं हार्ड और डेंस तो नहीं हो सकता, सॉरी स्पेसिंग नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं पूरा एटम भरा हुआ आना चाहिए, खाली नहीं हो सकता। देन व्हाट ही थॉट, ही वेंट टू सेकंड मॉडल जहां पूरा किससे भरा हुआ है? पॉजिटिव से भरा हुआ है, और इसके बीच में क्या है? नेगेटिव चार्ज भरे हुए हैं। ये उसने कैसे इमेजिन किया? ही इमेजिन इट विद द हेल्प ऑफ वाटरमेलन। एक्चुअली उसने क्रिसमस ट्री अपना केक होता है ना, केक के हिसाब से इमेजिन किया था। केक में जो कैश्यूज होते हैं और अलग अलग चेरीज होते हैं, उसको उसने मान लिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और बाकी पूरा पॉजिटिव पार्ट ही कंसिडर टू बी अ पॉजिटिव पार्ट। उस टाइम पे उसका नाम नोन नहीं था, एंड देयरफॉर ही सेड कि भाई जो बीजे है दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन, और जो बाकी पूरा रेड ग्रेवी होगा तरबूज का, वाटरमेलन का, दैट विल बी योर पॉजिटिव पार्ट। ये तक क्लियर है? आप लोगों ने स्कूल में ज्यादा पढ़ा भी होगा, है ना? बट yes, इसकी थ्योरी तब एक्सेप्ट क्यों हुई पता है? इसकी थ्योरी तब एक्सेप्ट इसलिए भी हुई, हम जानते हैं कि आज के डेट में कि एटम इज हॉलो एंड एम्प्टी, ठीक है, ऑल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट न्यूक्लियस। इसकी थ्योरी तभी भी इसलिए एक्सेप्ट हुई कि डाल्टन ने जो जो पोस्टुलेट्स बोले थे उसको ये थ्योरी पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रही थी। किस तरीके से पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रही थी? तो देखो पहला पॉइंट, पहला तो इंडिविजिबल वाला उसने बोला डिविजिबल है, इट हैज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। सेकेंड उसने क्या बोला था? एटम इज हार्ड एंड डेंस, तो इसके हिसाब से हार्ड और डेंस हो गया। क्यों? पूरा पॉजिटिव पार्ट पूरी तरीके से फैला हुआ है और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन है। अब उल्टा भी तो बोल सकता था कि इलेक्ट्रॉन पूरा पॉजिटिव पार्ट है और इलेक्ट्रॉन पूरा वो हार्ड और डेंस है और पॉजिटिव बीच में है। ऐसा क्यों नहीं बोला? क्योंकि जब थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि पॉजिटिव पार्ट बाहर नहीं आया, बाहर कौन आया? नेगेटिव पार्ट आया। मतलब मैं जो चीज निकाल सकता हूँ एटम से वो नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट नहीं है। नहीं। इसलिए उसने क्या सोचा कि जो नेगेटिव पार्ट है वो एम्बेडेड होना चाहिए कि उसको मैं निकाल सकूं, और बाकी पूरा मटेरियल जिससे वो बना हुआ होगा हार्ड और डेंस मटेरियल वो पॉजिटिव पार्ट होना चाहिए। ये समझ में आया कि उसने इलेक्ट्रॉन को ही एम्बेडेड क्यों बोला और पूरे बाकी मटेरियल को पॉजिटिव क्यों बोला?
कि उल्टा करता तो प्रोटॉन बाहर आना चाहिए था, पॉजिटिव पार्ट बाहर आना चाहिए था, बट पॉजिटिव पार्ट बाहर नहीं आया, नेगेटिव पार्ट बाहर आया जब उसने कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट किया, एंड देयरफॉर ही थॉट कि दिस नेगेटिव पार्ट शुड बी एम्बेडेड इनटू अ पॉजिटिव पार्ट। इतना क्लियर है गाइस? यस सर। बट जब बाद में एक लेनार्ड नाम के साइंटिस्ट थे who actually suggested कि भाई नहीं, थॉमसन साहब ने जो थ्योरी दी ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि लेनार्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करते वक्त क्या किया उसने, लास्ट टाइम हमने आपको याद है अल्फा बीटा और गामा पढ़ा था, डू यू रिमेंबर? वी टॉक्ड अबाउट अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल, ठीक है? लेनार्ड ने क्या किया कि भाई एक पतली सी थीन सी एक गोल्ड की फॉइल, गोल्ड की शीट ली, ठीक है, और इस गोल्ड शीट पे बीटा पार्टिकल प्रोजेक्ट किए। कौन से पार्टिकल प्रोजेक्ट किए? बीटा पार्टिकल्स। और उसने ऑब्जर्व किया कि पूरी जो स्क्रीन है ये पूरे पार्टिकल लगभग आर पार निकल के यहां पे पहुंच गए। जब सारे पार्टिकल अगर वहां पहुंच गए, जब सारे पार्टिकल अगर वहां पहुंच गए, मतलब कहीं ना कहीं एटम हार्ड और डेंस तो पॉसिबल नहीं है। अगर वो हार्ड और डेंस होता तो कहीं ना कहीं आपके बीटा पार्टिकल इसको पेनिट्रेट करके आगे जाने नहीं चाहिए थे, बट अगर वो पार्टिकल आगे जा रहे हैं मतलब एटम कहीं ना कहीं एम्प्टी है। ये तक क्लियर है गाइस? यस सर। लेनार्ड सजेशन क्या बोलते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल है, तो एक्सपेरिमेंटल चीजों को हम गलत नहीं बोल सकते क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। बट थॉमसन ने जो मॉडल दिया था वो थ्योरेटिकल था, उसकी मनगढ़ंत कहानियां थी। ये तक क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर। देखो इस तरीके का कुछ मॉडल है, उसने बोला कि पूरा पॉजिटिव पार्ट है और उसमें इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड। यू कैन जस्ट कंपेयर इट टू अ वाटरमेलन, जो सीड्स है, जो बीजे है, दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो रेड मास इज योर पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? यस सर। ठीक है, कुछ रीड करने के लिए दे रहा हूं, जो आपने समझा वो आप एक बार रीड करेंगे तो आपके दिमाग में परमानेंट बैठेगा। हाँ बेटा, थॉमसन मॉडल को रेजिन पुडिंग मॉडल बोलते हैं। रेजिन पुडिंग मतलब केक, अपने ड्राई केक खाते हैं ना अपन लोग घर पे, दैट इज आल्सो नोन एज रेजिन पुडिंग। घर में जो केक खाते हैं ना हम लोग, अभिषेक पुण्य में एक मिनट रुकना, मैं पहले अभिषेक का आंसर कर देता हूँ। अभिषेक का क्वेश्चन है कि सर थॉमसन मॉडल को रेजिन पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं? एप्पल को एग्जैक्टली ड्राई केक होता है ना अपने घर में जो हम खाते हैं जिसमें चेरीज होती है, उससे कंपेयर किया। उसने बोला जो चेरी है जो एम्बेडेड है इट इज लाइक अ इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो पूरा केक है दैट इज लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। जैसे वाटरमेलन से कभी कंपेयर करके मैंने दिखाया, इसके लिए उसको रेसिन पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। हाँ पूर्णिमा बोला, बेटा बोलो क्या बोलना चाह रहे थे? सर मैं कह रही थी कि ये जो पार्ट है वो बोर्ड की बुक में तो नहीं दिया है। हाँ कहो, आगे तो कहो। बोर्ड के बुक में नहीं दिया है, आगे तो बोलो क्या बोलना है। हेलो सर। हाँ कहो। हेलो हेलो बेटा बोलो। पूर्णिमा मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर यस। हाँ पूर्णिमा बोलो ना बेटा, आगे बोलो। बोर्ड के बुक में नहीं दिया है, ठीक है, जब बोलना होगा तब जब और कोई आया है। सर थॉमसन एटॉमिक मॉडल से न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए थे ना? नहीं बेटा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल से न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे। न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ 1938 में, तब तक थॉमसन जी स्वर्ग पधार चुके थे। ठीक है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल से, यस सर। हाँ थॉमसन एटॉमिक मॉडल से सिर्फ उसने एटम की एक थ्योरी दी जो कि पूरी तरीके से गलत थी। ठीक है, हाँ थॉमसन ने एक सबसे अच्छा काम ये किया कि उसने अपना एक स्टूडेंट बनाया जिसका नाम रुदरफोर्ड था, और रुदरफोर्ड ने एक अच्छा काम और किया, उसका एक स्टूडेंट था जिसका नाम बोर था। ये सारे टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप खेल रहे थे, मैं अभी समझाऊंगा आगे। ठीक है, थॉमसन ने एक अच्छा काम और भी किया, उसने कैथोड रे जो एक्सपेरिमेंट किया जिस कारण से हमारे जो ये थे पूर्वज थे, मेरे पापा आपके पापा, इन लोगों ने अच्छे से टीवी देखी। मैंने भी बचपन में टीवी ऐसे ही देखी। अगर वो बेचारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट डिस्कवर नहीं करता तो बड़ा दिक्कत हो जाता। पूर्णिमा ने चैट में कुछ भेजा है, सर मैं ये कह रही थी कि बोर्ड की बुक में ये
पार्ट नहीं है, फिर आप कहां से पढ़ा रहे हैं? बेटा कहा, देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होगी ना जो किताबों में लिखी हुई भी नहीं मिलेगी। केमिस्ट्री तो एक ऐसा पार्ट है, आई विल टेल यू, अभी मैं ना आज शाम को क्लास के बाद प्रोबेबली एक छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूँ ऑन गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर एक टॉपिक है 12th केमिस्ट्री से, जो बोर्ड में भी आता है और एंट्रेंस में भी आता है, बट किसी बुक में नहीं दिया है। तो मुझे लगा कि बच्चों को बहुत ढूंढना पड़ता होगा, मिलता नहीं होगा, इसके लिए मैं इसके ऊपर छोटा सा एक वीडियो बना के डालने वाला हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें होगी जो बोर्ड की बुक्स में नहीं होगी, बट हम यहाँ पढ़ाएंगे। ये नोट्स भी मैं आपसे शेयर करता हूँ लिखे हुए, तो आप उसको देख सकते हो। Yes. आपको याद हो तो लास्ट क्लास में भी मैंने शेयर किए थे, ठीक है। और ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो जो आने वाले टॉपिक है ना वो समझेंगे नहीं। अब मान लो कोई बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लेता है और वो बोलता है कि अगर मान लो फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लेता है, उसको एबीसीडी नहीं आएगा तो उसको आगे जमेगा क्या? नहीं जमेगा ना। वैसे ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो भले बोर्ड के बुक में नहीं दिए हो, बट आगे समझने के लिए ये टॉपिक रिक्वायर्ड है और एंट्रेंस में भी आएंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक में होगा, अगर स्टेट बोर्ड में नहीं भी होगा ना तो एनसीईआरटी में होगा, और दोनों में नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पढ़ ही रहे, ठीक है। Okay, sir. Yes. कुछ पढ़ने के लिए मैं दे रहा था आपको, जस्ट हैव अ रीड। Yes. ये रीड इसलिए करवा रहा हूं, जब रीड करता है ना इंसान समझने के बाद, तो कुछ कंफ्यूजन रहा तो वो दूर हो जाता है। डन। ये अभी पढ़ने के हम लोग, ये अभी पढ़ेंगे। डन गाइस, ठीक। अब आते हैं रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, दिस मेथड इज समथिंग इंटरेस्टिंग। अब इसमें ना एक्सपेरिमेंट हुआ, इसलिए ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? जब कोई चीज में एक्सपेरिमेंट होता है ना तो प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट आता है। अब तो हम रुदरफोर्ड किसका स्टूडेंट था? मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, जे थॉमसन का। तो अगर मान लो आप मेरे स्टूडेंट हो, अगर मैंने आपको कोई चीज बताई तो आप उसको मानोगे या नहीं मानोगे? मानोगे। अब अगर ये जे थॉमसन का स्टूडेंट था तो जे थॉमसन ने जो बोला ये मानेगा या नहीं मानेगा? मानेगा। अब इसके हिसाब से एटम हार्ड और डेंसी होना चाहिए था। किसके हिसाब से? रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के हिसाब से एटम हार्ड और डेंसी होना चाहिए था, बट उसको ये भी पता था कि लेनार्ड्स ने एक सजेशन दिया है कि एटम हॉलो एम्प्टी होना चाहिए क्योंकि बीटा पार्टिकल आर पार निकल गए, ठीक है। तो अब उसने क्या किया कि उसने सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जो लेनार्ड ने रिपीट किया था। लेनार्ड ने क्या किया था? एक गोल्ड शीट ली थी, इसने भी एक गोल्ड शीट ली, ठीक है, जिसकी थिकनेस बहुत कम थी, 10⁻⁻5 मिलीमीटर के आसपास। 10⁻⁻5 मिलीमीटर बोलने का अर्थ है जब मेरा हेयर है ना उसका भी 100 पार्ट करोगे तो इतना पतला, ठीक है। अब एक सोचने वाली बात है, गोल्ड शीट ही क्यों ले रहे थे सब लोग? इतना महंगा मेटल है। अरे एक चीज समझो, जिस जमाने में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ना उस जमाने में जो लोग होते हैं ना काम करने वाले, गोल्ड ऐसा एक मेटल था जो उस जमाने में भी प्रीशियस था और उसके ऊपर ज्वेलरी वाले काम करते थे, तो पतली शीट अवेलेबल मिलती थी, लोहा वोहा नहीं मिलता था। मतलब लोहे पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि आयरन के शीट पे एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकते थे, आयरन के शीट पे भी एक्सपेरिमेंट हो सकते थे, बट उस जमाने में उतनी पतली आयरन की शीट कोई बना के देता नहीं था। समझ में आया क्या? तो इसलिए इन सब लोगों ने गोल्ड के ही इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद क्या किया उसने? एक अल्फा सोर्स लिया, एक अल्फा सोर्स लिया, दिस इज अल्फा सोर्स। आपको याद है अल्फा क्या होता है? Yes. अल्फा पार्टिकल, जो ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो अल्फा पार्टिकल एमिट करेंगे इज नोन एज अल्फा सोर्स, ठीक है। और इसको एक लीड ब्लॉक के अंदर लिया। लीड ब्लॉक के अंदर क्यों लिया? क्योंकि लीड ब्लॉक एक बहुत हेवी मेटल है, लीड का एटॉमिक नंबर इज 82, मतलब उसके न्यूक्लियस के अंदर 82 प्रोटॉन है, मतलब न्यूक्लियस बहुत हेवी है। तो अल्फा रेडिएशन उसके बाहर तभी निकलेंगे जब कोई तुम ओपनिंग दोगे, नहीं तो वैसे वो अल्फा पार्टिकल बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल है, बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल है, मास भी है, तो वो इजीली किसी भी मेटल से आर पार निकल सकता है। बट लीड का न्यूक्लियस बहुत हेवी होता है,
लीड अपने आप में बहुत ज्यादा डेंस मटेरियल है, तो उससे अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट करके बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो अब जब ये अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो इस शीट पे टकराएगा। तो उसने क्या किया, बीच में और एक स्लिट लगाई। स्लिट समझता है क्या आपको? यस सर। तो उस पेपर में एक छेद कर दो बारीक सा, तो उसको स्लिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस ओपनिंग इज नोन एज स्लिट। स्लिट। एक पेपर लेके उसमें बारीक सा छेद कर दो, तो देखो उसमें से रोशनी आर पार जाएगी, उस होल से दिखेगी एक रे निकलते हुए, लाइट में देखोगे तो, एंड दैट स्मॉल होल और अपर्चर इज नोन एज स्लिट। ठीक है, उसने ऐसा क्यों लिया कि इससे और भी अल्फा पार्टिकल निकल रहे होंगे, वो चाह रहा था कि एक ही लाइन से निकले, ठीक है, जिससे उसको ऑब्जर्व करने में आसानी जाएगी। तो यहां से अल्फा पार्टिकल निकले जो स्क्रीन पे पहुंचे। जब स्क्रीन पे पहुंचे तो यहां पे उसने क्या किया, एक स्क्रीन लगाई। दिस इज अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्यों लगाई? कि जब इस पे कोई भी हाई एनर्जी पार्टिकल गिरता है तो ये ग्लो होता है, ग्लो करेगा तो उसको पता चलेगा कि यहाँ कोई पार्टिकल आके गिरा। ठीक है, यहां तक क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर। अब क्या हुआ, उसके दिमाग में क्या इमेजिनेशन था कि एटम शुड बी हार्ड एंड डेंस। एटम शुड बी व्हाट? हार्ड एंड डेंस। तो उसने जानबूझ के अल्फा पार्टिकल लिया। जानबूझ के क्या लिया? अल्फा पार्टिकल लिया। अब अल्फा पार्टिकल जानबूझ के लेने का सबसे सिंपल रीजन ये था, उसको लगा बीटा लिया ना तुमने, मेरे टीचर को गलत साबित कर रहे हैं। क्यों? बीटा बहुत हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन है, मास भी कुछ नहीं है, एनर्जी भी कम है, ठीक है, और इतना छोटा है कि वो शायद पेनिट्रेट करके आगे निकल गया होगा, इसलिए आपको लग रहा है एटम एम्प्टी और हॉलो है। बट जब उसने अल्फा पार्टिकल लिया जिसका मास 4 यूनिट होता है, इट्स हीलियम 2+ न्यूक्लियाई, तो बहुत हेवी है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो अगर उसके रास्ते में कोई एटम आया तो क्या करेगा, उस एटम को फाड़ के निकलेगा आगे। मतलब इससे ये प्रूव हो जाएगा कि एटम हॉलो नहीं था, एटम भरा हुआ था। बीटा डायरेक्ट क्यों निकल गया? कि बीटा बहुत छोटा है, मे बी वो बीच के गैप से निकल गया होगा, ऐसा उसका मानना था। अल्फा क्या होगा उसके हिसाब से? अल्फा बहुत हेवी है, जब इसको टकराएगा तो इसको ब्रेक करेगा, शाटर करेगा और फिर आगे निकलेगा। आगे तो वो भी निकलेगा, बट कैसे निकलेगा समझ में आ रहा है? इसलिए उसने जानबूझ के अल्फा पार्टिकल चूज किया। इतना क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर। तो अब ये अल्फा पार्टिकल यहां आया एंड उसके ऑब्जर्वेशन से थोड़ा सा अलग चीजें हुई। मैक्सिमम पार्टिकल्स जो है सीधे आके निकल गए, देयर वर फ्यू व्हिच गॉट डिफ्लेक्टेड, और कुछ ऐसे थे जो बाउंस बैक हुए। अब उसको लगा भाई ऐसे कैसे हो गया, ही वाज एकदम वो अचंभित रह गया कि उसके हिसाब से ऐसा कुछ भी होना नहीं चाहिए था, उसके हिसाब से चीजें अलग तरीके से होनी चाहिए थी, और यहां जो चीजें हो रही है वो अलग तरीके से हो रही है। What was he thinking about? उसको लगा कि नहीं, पार्टिकल सीधे नहीं निकलेंगे, अगर निकलेंगे भी तो इसको ब्रेक करके निकलेंगे। क्यों? एटम इज हार्ड एंड डेंस अकॉर्डिंग टू हिम टिल नाउ। बट जैसा ऐसा कुछ निकला, उसके बाद उसने सोचा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, जो मैंने नहीं सोचा ऐसा कुछ तो यहाँ पे हुआ है। ठीक है, फिर क्या किया उसने, ऑब्जर्व किया कि भाई मान लो एटम जो मैं भेज रहा हूं वो अल्फा पार्टिकल है। क्या भेज रहा था वो? एक अल्फा पार्टिकल भेज रहा था। यू देयर विथ मी? यस। एक मिनट, इस पे स्क्रीन पे ले लेते हैं, we'll just take a board। तो उसने क्या किया कि एक गोल्ड की शीट थी, इस पे जो पार्टिकल भेजे तो कुछ सीधे गए, कुछ यहां आके टकरा गए, और कुछ एग्जैक्टली बाउंस बैक हुए। ठीक है, मतलब चारों डायरेक्शन में उसको पार्टिकल्स देखने को मिले, चारों डायरेक्शन में उसको पार्टिकल्स देखने को मिले। अब कुछ अगर सीधे बाहर निकले आगे, मतलब इसके पाथ में कुछ भी नहीं था, मतलब ये वो पाथ होगा जो एम्प्टी होगा। क्यों? अगर पाथ एम्प्टी नहीं होता तो पार्टिकल सीधा निकल नहीं पाता। बिना अनडिफ्लेक्ट हुए अगर पार्टिकल सीधा निकल रहा है तो देयर हैज टू बी सम एम्प्टी पोर्शन इन द एटम। और उसने ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम पार्टिकल्स कैसे जा रहे थे? सीधे जा रहे थे एकदम। कैसे जा रहे थे? सीधे जा रहे थे। तो पहला कंक्लूजन निकाला, नहीं एटम खाली होना चाहिए। मेरे सर ने कुछ तो भी गलत बोला, यहाँ खाली होना चाहिए। खाली इसलिए होना चाहिए कि मैक्सिमम एटम्स आर पासिंग स्ट्रेट। मैक्सिमम एटम्स आर पासिंग हाउ? दे एग्जैक्टली पासिंग स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट। फिर उसने सोचा कि अब क्या होगा,
अगर मैक्सिमम एटम पास स्टेट कर रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ मतलब क्या सोचना चाह रहा था वो ये सोचना चाह रहा था कि देखो यार, अगर मैं 100 पार्टिकल भेज रहा हूँ फॉर एग्जांपल अल्फा के, तो 95 पार्टिकल सीधे जा रहे हैं। देयर आर 2-3 पार्टिकल्स व्हिच आर टर्निंग बाय सर्टेन एंगल, छोटे से एंगल से टर्न हो रहे हैं, और एक दो ऐसे जो रिबाउंड बैक हो रहे हैं। वो उसके लिए और ज्यादा अजीब सा था कि भाई एक तो ऐसा हो गया ना, मैंने एक बंदूक की गोली किसी को चलाई, वो बंदूक की गोली आगे जाने के बाद रिबाउंड होकर फिर से मेरे को वापस आ गई, तो थोड़ा अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उसको कहीं ना कहीं लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, मैंने जो सोचा कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने फिर उसके बाद सोचा कि और क्या क्या हो सकता है। तो उसको लगा कि भाई एटम के सेंटर में एक बहुत हार्ड चीज है, इतनी हार्ड है कि अगर उस पर कोई आकर टकराएगा भी तो वो उसको पेनिट्रेट करके आगे नहीं जा सकता, उसको पेनिट्रेट करके आगे नहीं जा सकता। मतलब अगर वो पूरे एटम के सेंटर पे है, अगर एटम इतना बड़ा है तो इस एटम के सिर्फ वो सेंटर पे है, और इसके कारण क्या हो रहा है, जो बाकी पार्टिकल्स है वो सीधा आगे बढ़ के आगे निकल गए। पर जो एटम इसके पाथ में आएगा वो आगे बढ़ पाएगा क्या? नहीं। नो सर। हाँ, मतलब उसने बोला कि पूरा एटम खाली होना चाहिए, इस एटम के सेंटर में एक ऐसी चीज होगी जो बहुत हार्ड है, डेंस है। मतलब इसका अर्थ ये भी हुआ कि पूरे एटम का जो मास होगा वो कहाँ कॉन्सेंट्रेट होगा? सेंटर पे। ठीक है, और इसी कारण से जब कोई पार्टिकल सेंटर से गुजरने की कोशिश करेगा एग्जैक्टली, तो वो यहां आके अटक जाएगा। बट अगर कोई साइड से जा रहा होगा, तो अगर वो कॉर्नर को टच करेगा तो वहां से वो डिफ्लेक्ट होके ऐसे एंगल से जाएगा। मैं कलर बदलू क्या, समझने के लिए आसान जाएगा? मतलब अगर वो उसकी साइड से जा रहा है तो ऐसे डिफ्लेक्ट होके बदल गया, वो नीचे से भी जाएगा तो ऐसे डिफ्लेक्ट होके निकलेगा। क्योंकि अगर वो कॉर्नर में टच करेगा उस स्फीयर के या उस सेंटर के तो वो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट होगा, बट अगर सेंटर में जाएगा तो रुक जाएगा। बट रुक जाना चाहिए था ना, वो एग्जैक्टली बाउंस बैक हुआ। जो एग्जैक्टली सेंटर से गया वो एग्जैक्टली बाउंस बैक हुआ। अगर जो चीज एग्जैक्टली सेंटर से जा रही थी और एग्जैक्टली बाउंस बैक हुई, अब उसको नहीं समझ में आ रहा क्यों बाउंस बैक हुआ। ये समझ में आएगा कि सीधा जा रहा है क्योंकि मे बी एटम खाली होगा। ये समझ में आ रहा है कि ये डिफ्लेक्ट हो गया, मे बी क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर पे टकरा रहा होगा तो इसके लिए स्लिप होके बाउंस बैक हो गया होगा। बट कुछ लोग ऐसे बाउंस बैक हुए और ये जो स्ट्रेट सेंटर पे आया वो फिर वापस भी आया, तो ये उसके लिए बड़ा शॉकिंग था। फिर उसको समझ में आया कि मैं जो अल्फा पार्टिकल भेज रहा हूं उस पे चार्ज क्या है, अल्फा पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अगर इस सेंटर का भी चार्ज पॉजिटिव रहा, इस सेंटर का भी चार्ज क्या रहा, अगर पॉजिटिव रहा, और मैं भेज भी क्या रहा हूं पॉजिटिव, अगर दोनों एक दूसरे के सामने सामने जब आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? इट्स गेट रिपल करेंगे। रिपल, एंड देयरफॉर द सेंटर हैज टू बी रिपल्शन। द सेंटर हैज टू बी पॉजिटिव। उसने इस पॉजिटिव को नाम दिया पॉजिटिव न्यूक्लियस। उसने बोला एटम एक स्फेरिकल पार्ट है जिसके अंदर एक छोटा सा और एक सेंटर है, उस सेंटर हैज टू बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जब मैं अल्फा पार्टिकल आगे भेज रहा हूं तो मैक्सिमम निकल जा रहे हैं, कुछ टर्न हो जा रहे हैं, बट जो एग्जैक्टली बाउंस बैक हो रहे हैं वो तभी पॉसिबल है जब सेंटर भी पॉजिटिव हो और मैं जो पार्टिकल भेज रहा हूं वो भी पॉजिटिव हो। तो उसने उस पॉजिटिव सेंटर को नाम क्या दिया? न्यूक्लियस। और उसने बोला पूरे एटम का मास इसी सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है और ये सेंटर हार्ड डेंस है, पूरा एटम हार्ड डेंस नहीं है। इतना क्लियर है गाइस? यस सर। टिल दिस पॉइंट यू गॉट इट? यस। तो ये जिसको उड़ गया यहां तक नहीं नो। ठीक है, मैं कुछ एक एनिमेशन दिखाता हूं। जैसे उसने एक लीड ब्लॉक लिया, ठीक है, उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जो क्या एमिट करेगा, एक अल्फा रे एमिट करेगा, ठीक है। फिर एक थीन गोल्ड फॉइल ली, क्या साइज था इसका? बहुत थीन थी, 10⁻⁵ मिलीमीटर। फिर उसने एक स्क्रीन लगाई, इस स्क्रीन थोड़ी और लंबी होनी चाहिए थी, ठीक है। फिर उसने एक लीड प्लेट विथ होल लिया, इसको क्या बोलते हैं? इस होल को क्या बोलते हैं? नाम बताया था थोड़ी देर पहले, स्प्लिट। ठीक। फिर क्या हुआ, जब यहां से पार्टिकल निकला
जैसे पार्टिकल से पहुंचा तो वहां से जब रे से यहां पहुंची तो रे स्कैटर हुई, रे एक ही भेजी थी बट रे कुछ सीधी निकल गई, ठीक है। देयर वर फ्यू व्हिच गॉट डिफ्लेक्टेड एंड देयर वर फ्यू व्हिच केम बैक, और एक रे तो एग्जैक्टली उसके ऊपर वापस भी आई। और इसका रीजन उसने क्या बोला कि एटम के सेंटर पे कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, पूरा मास उसके सेंटर पे होना चाहिए, और वो सेंटर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। यहां तक क्लियर है गाइस? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. उसने इसके साथ साथ एक चीज और बोली कि भाई जो रेडियस ऑफ एटम है वो उसने बोला इट इज अराउंड 10 का पावर माइनस 10 मीटर, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो 10 का पावर माइनस 15 मीटर के आसपास है। क्या बोला उसने? रेडियस ऑफ एटम कितना होगा? अराउंड 10 का पावर माइनस 10 मीटर, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? 10 का पावर माइनस 15 मीटर। अब ये नंबर्स उसने मनगढ़ंत नहीं बोले, ही डिड सम कैलकुलेशंस, जो कैलकुलेशंस हम अब करेंगे जो आपके सर के ऊपर से जाएगी। मैं पहले बता रहा हूं आपके सर के ऊपर से जाएगी। इसका अर्थ यह है कि आपको बहुत ध्यान देकर सुनना है। थॉमसन नहीं बेटा, हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये जो एक्सपेरिमेंट किया इट इज डन बाय रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड ने गामा पार्टिकल इसलिए भी नहीं लिए क्योंकि गामा पार्टिकल का मास भी नहीं है और एनर्जी अल्फा पार्टिकल से कम होती है, उसकी वेलोसिटी भले ज्यादा होती हो बट एनर्जी कम होती है, और इतना बारीक है तो वो तो वैसे नहीं पेनिट्रेट कर जाएगा। जब बीटा पेनिट्रेट कर रहा है तो गामा भी आसानी से पेनिट्रेट कर जाएगा। उसने अल्फा ये सोच के लिया था कि वो एटम फाड़ के निकलेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उसको बाद में पता चला कि नहीं, थॉमसन सामने जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी में कुछ कुछ लॉजिक फेल हो रहे हैं, ठीक है। रुदरफोर्ड का मॉडल इतना फेमस इसलिए भी है कि उसने ये दो चीजें दी और ये दोनों चीजें बहुत एक्यूरेटली सही निकली, ठीक है, कि उसने ये चीजों को कैलकुलेशन करके दिया। एक चीज और, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को मैं प्यार से राम बोलूंगा। क्या बोलूंगा? राम। एक ऐसा बाम भी होगा। बाम क्या होगा फिर? बोर एटॉमिक मॉडल। गुड, बोर एटॉमिक मॉडल क्या है? हर बार यूज करेंगे इन वर्ड्स को पूरे चैप्टर में। तो जब मैं राम बोलूंगा तो राम समझने का, बाम समझूंगा तो बोर एटॉमिक मॉडल समझने का। ये तो क्लियर है गाइस? राम और बाम, ठीक है, ये यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं ये वैल्यूज आई कहां से, ठीक है। अभी अज्यूम करो ये एक न्यूक्लियस है, दिस इज सेंटर एंड दिस इज अ न्यूक्लियस, ठीक है। और तो इसके आजू बाजू क्या होगा? ये एटम का पूरा एटम हो गया, और दिस इज पॉजिटिव पार्ट नोन एज न्यूक्लियस। दिस पॉजिटिव पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। अभी इस पॉजिटिव पार्ट को मैंने न्यूक्लियस बोला, और यहां मेरे पास अल्फा रे है जो निकल रही है यहां से, ठीक है। तो अब ये रे अगर यहां आ जाएगी तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, बट यही रे अगर मैं इसके सेंटर से पास करता तो एग्जैक्टली बाउंस बैक होके और वापस आती। उसने ऑब्जर्व किया जब उसने 20,000 रेस भेजे तो उसमें से एक रे एग्जैक्टली वापस आई। कितने रे में से एक रे वापस आई? आउट ऑफ 20,000 वन रे। और उसने कैसे मेजर किया कि वो 20,000 ही थी? हाँ, 20,000 कैसे गिनी? उसके लिए बेटा ना कुछ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस होते हैं, हम करेंगे इसी एक्सपेरिमेंट के एंड में। मैं वो कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि उसने कैसे निकाला कि 20,000 में से एक ही निकली। चिंता मत करो, वो भी बताऊंगा। अभी से मानो कैसे कैसा हो रहा है, जब डेरिवेशन करवाऊंगा तो डेरिवेशन में सारे कैलकुलेशन समझाऊंगा, एक भी डेरिवेशन छोड़ूंगा नहीं, भले तुम्हारे सर के ऊपर से क्यों ना जाए, ठीक है। संस्कृति पूछ रही है कि सर है तो रे फॉलो बैक हो रही है, देन एक ही डायरेक्शन में क्यों नहीं जाती? बेटा मान लो मैं एक बॉल लेता हूं और दीवार में फेंक के मारता हूं, तो क्या हर बार एक ही डायरेक्शन से पीछे आता है क्या वो? नहीं, कि मैं किस एंगल से उसमें गिर रहा है। अब अगर कोई स्फेरिकल चीज है तो स्फीयर होने के कारण उसका सरफेस ऐसा कर्व्ड है, राइट? अगर कर्व सरफेस है तो यहां लगेगी तो अलग एंगल से आएगी, यहां लगेगी तो अलग एंगल से आएगी, यहां जाएगी तो अलग एंगल से आएगी, और इसके ऊपर से निकलेगी तो अलग एंगल से आएगी। क्यों? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जब ऐसे जा रहा था यहां पहुंचा तो रिपल्शन हुआ, रिपल्शन होने के कारण डायरेक्शन चेंज हुआ। क्लियर है? यस सर। Yes. हाँ, अब मैं बात कर रहा हूं बेसिकली उस रे के बारे में जो एग्जैक्टली उसके लाइन पे थी, जो एग्जैक्टली उसके
लाइन पे थी, लाइन पे थी। और लाइन पे होने के कारण क्या हुआ, एग्जैक्टली बाउंस बैक होकर पीछे आएगी, क्योंकि स्फीयर के सेंटर में कोई चीज मारोगे और अगर दोनों सेम चार्ज है तो सेम लाइन से पीछे आएगा। ठीक है, यस देखो Yes. बॉल की एक खासियत होती है, बॉल मतलब स्फीयर की एक खासियत होती है, चेंडू बोलता हूं मैं उसको प्यार से। चेंडू की खासियत ये है कि चेंडू का एक ही पॉइंट पे तुम टच कर सकते हो। अगर उसको मैंने किसी फ्लोर पे रखा ना तो उस फ्लोर पे से वो एक ही पॉइंट पे टच करता है। समझ में आया क्या? Yes, एक sir. स्पीयर की खासियत होती है। तो जब स्पीयर गोल है तो स्पीयर का एक ऐसा पॉइंट जो एग्जैक्टली उसके लाइन में होगा वो एक ही पॉइंट होगा, और उसी पॉइंट पे अगर वो रे लगी एग्जैक्टली बाउंस बैक होगी, उसके ऊपर या नीचे लगी तो अलग एंगल जाएगा, अलग एंगल जाएगा तो अलग तरीके से बाउंस बैक होगी। क्लियर है? चेंडू को Yes, समझो sir. ठीक से। जो स्पीयर एक हाँ. चेंडू है और चेंडू को ठीक से चेंडू. समझोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये रे निकली, इस चेंडू तक पहुंची, पॉजिटिव चेंडू। ठीक है, तो ये जब ये यहां पहुंची, बाउंस बैक हुई, तो इसके बेसिस पे उसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई रेडियस ऑफ एटम इज 10 का पावर -10 मीटर, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10 का पावर -15 मीटर। कैसे? जब रे यहां से निकली तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv square. Half mv square. पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या यहाँ पे इस पॉइंट पे जब निकल नहीं. रहा है? पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके पास? नहीं। नहीं, फिर No. कोई फील्ड में नहीं है। Zero. पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी? जब कोई फील्ड में प्रेजेंट हो। ठीक Height. है, कोई अट्रैक्ट कर रहा हो, कोई रिपेल कर रहा हो, कोई धक्का दे रहा हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। एंड देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट विल बी जीरो। Zero. लेट दिस पॉइंट इज इनिशियल, आई एम पुटिंग अ सिंबल आई। आई मतलब इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये पार्टिकल आगे गया, आगे गया, अल्फा पे चार्ज था 2+, ये न्यूक्लियस किसका था? गोल्ड का। गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना है? गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना है? 79। 79. याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 79. 79. तो इसका चार्ज कितना हुआ? इस nucleus में- 79. Positive. 17. और इस अल्फा का चार्ज कितना हुआ? 2 positive. मतलब एक छोटा पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। जब इसके बहुत पास पहुंच जाएगा तो क्या उनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? Repulsion. Repulsion होगा. एक कहानी बताता हूँ यहाँ पे थोड़ा हटके, रिपल्शन। एक कहानी बताता हूँ यहाँ हटके, सुनोगे? हाँ। Yes, sir. बड़ा फैसिनेटिंग था मेरे लिए कि जब दो मैग्नेट सामने आते हैं ना, बचपन में बहुत बार खेला भी हूँ इससे, दो मैग्नेट लिए, उसको एक मैग्नेट को ऐसे ऐसे भगाया। आप लोग भी खेले होगे मे बी, मैं तो खेला हूँ। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. प्लेट के नीचे मैग्नेट लगा के घुमाया। Yes, ठीक है, sir. बहुत Yes, sir. सारे घर में मैंने स्पीकर तोड़ दिए, इसलिए घर में मार भी खाई फिर कभी। ठीक है, तो एक दिन 11th-12th की बात है, टीचर ने बोला कि दो मैग्नेट कभी चिपकते नहीं। मैंने सुना, निकल गया मेरे दिमाग से। When I went to engineering, again I heard कि दो मैग्नेट के सेम पोल कितना भी ताकत लगा दो चिपकते नहीं। पता नहीं, उस दिन मुझे ना थोड़ा सा अजीब लगा। मैं बोला यार, मैं जब खेलता था जब ताकत से चिपका था तो चिपक तो जाते थे, भले ऐसे ऐसे होते थे बट चिपक तो जाते थे। तो मैंने टीचर से पूछा कि सर नहीं, गलत बोल रहे हो, वो चिपकते हैं, वो ऐसा नहीं है कि चिपकते नहीं है, वो चिपकते हैं। सर बोले नहीं चिपकते हैं। मैं बोला सर मैं आपको कल लाके दिखाऊंगा। तो बोले लाके दिखाना। मैं कल घर गया, फिर दो स्पीकर जो पुराने थे उसको तोड़े, मैग्नेट निकाले, एक ही मैग्नेट निकाला, उसको दो टुकड़े कर दिए, दो टुकड़े कर दिए तो फिर नॉर्थ पोल बन गए। फिर उनको सामने लाके चिपका के देखा, चिपक रहे थे। फिर सर के पास लेके गया, बोला सर देखो बड़ा ताकत से चिपका कर रख रहा हूँ, बहुत फोर्स लग रहा है, चिपक रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए तो चिपक ही गए। सर ने बोला नहीं। बोला सर हाँ। तो सर बोले फिर, मैं बोला सर मेरे को दिख रहा है। सर बोले बेटे काम कर, अगर ये चिपक रहे होंगे तो इसके ऊपर एक पानी का ड्रॉप डाल, ठीक है, और एक नीचे, अगर वो पानी का ड्रॉप नीचे आ गया मैग्नेट के जॉइंट से तो मान लेना कि ये चिपके हुए नहीं थे, और नहीं आया तो मान लेंगे चिपके हुए थे। मैं बोला ठीक है सर। हमने एक इंजेक्शन लिया, इंजेक्शन में पानी फिल किया और दो मैग्नेट से मैंने बहुत टाइट पकड़ा। सर ने नीचे कॉटन रखा, सर ने ऊपर से एक ड्रॉप छोड़ा, विद इन अ स्पैन ऑफ 3 to 4 मिनट्स वो ड्रॉप नीचे आ गया। मैं बोला सर थोड़ा देर के लिए लूज हो गया होगा। बोले काम कर, तू आराम से ट्राई करते रही हो, मेरे हिसाब से चिपकते नहीं है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, घर गया, कुछ किताबें ली, कुछ ईंटें ली, ईंटों के बीच में दो मैग्नेट रखे,
पूरे फोर्स से चिपकाया कि मैग्नेट हिल भी ना सके इधर उधर, ठीक है, बड़ी मोटी मोटी बुक्स होती है इंजीनियरिंग की, उनके बीच में फंसा के रख दिया उसको, और फिर इंजेक्शन से एक ड्रॉप डाला, फिर देखा कि पानी नीचे गिर गया, बोला इस बार तो हिला नहीं। मुझे तब भी विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा मैं शायद ना फोर्स बराबर नहीं लगा रहा हूँ। तो इंजीनियरिंग में हम लोग वर्कशॉप नाम की एक जगह होती है, जैसे लैब होती है ना, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, एक वर्कशॉप नाम की जगह होती है जहाँ पे वेल्डिंग करना सीखते हैं हम लोग, जहाँ हम कारपेंट्री का काम सीखते हैं। तो वहां पे एक मशीनरी वर्क भी रहता है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीन रहती है। तो वहां एक लेथ मशीन होती है। लेथ मशीन में क्या करते हैं, एक साइड में दो एंड होते हैं, एक एंड मूवेबल होता है और दूसरा एंड फिक्स होता है। तो दूसरे एंड में एक चीज लगा देते हैं और दूसरे एंड को घुमा के उसके पास ले जाते हैं, और उसको कुछ शेप वगैरह देना रहा तो दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक एंड में एक मैग्नेट डाला, दूसरे एंड में दूसरा मैग्नेट डाला, पेडल दबा के नीचे से पैर से धीरे धीरे एक एंड दूसरे एंड के पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, फिर चिपक गया। अब वो हिल भी नहीं सकता था कि बंधा हुआ था। फिर मैंने वही नीचे कॉटन रखा, ड्रॉप डाला, 10-15 मिनट रुका, देखा कॉटन फिर गीला हो गया। मुझे लगा फोर्स कम लगा, मैंने और पेडल दबाया, लेथ मशीन घूम घूम करने लगी, मैंने ड्रॉप डाला, फिर 10-15 मिनट के बाद हो गया, मैंने और दबा, खड़ा ही हो गया उसके ऊपर। पीछे से लैब अटेंडेंट आया, कान पकड़ा और बाहर लेके गया, बोले ये फालतू काम मत करो, मशीन खराब हो जाएगी। पर उस दिन एक चीज मैं सीख गया कि मैं कितना भी फोर्स लगाता ना तो मैग्नेट कभी चिपकने वाले नहीं थे। भले मुझे एहसास होता कि वो चिपक गए, बट चिपकने वाले नहीं थे। मैं समझाता हूँ क्यों। ये एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। इस एक्सपेरिमेंट आने से पहले मैं कुछ आपको सिखाता हूँ, फिर आते हैं इस पर फिर से वापस। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है? एक छोटी बॉडी, एक बड़ी बॉडी, मास m1, ग्रेविटेशन फोर्स, सेंटर टू सेंटर r, पढ़ाया गया? यस सर, क्या नाम है इस लॉ का? ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ, न्यूटन ने बनाया हुआ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। ठीक है। If I remove proportionality sign, so this will become F equals to Gmm by 12 r square, r, where r is the center to center distance between two objects. m1 is mass of one object, m2 is mass of different other object. object, ये दो मास के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है, राइट? यस सर, एक मास दूसरे मास को इस फोर्स से हमेशा खींचेगा, ये न्यूटन ने कहा था। अभी मान लो सिमिलर तरीके से एक चार्ज ले लो Q1, एक चार्ज ले लो Q2, ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है मान लो, और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? रिपल्शन होगा। इतना एग्रीड है कि उन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन, ठीक है। तो अभी इसमें फोर्स जो होगा रिपल्सिव फोर्स होगा, चिपकता तो अट्रैक्टिव होता, दूर जा रहा है तो क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। तो इसी फॉर्मूले के आपसे जब दो मास के बीच में ऐसा रिलेशन है तो दो चार्ज के बीच में कैसा रिलेशन आएगा? Q1 Q2 by Q2 r square. R square. The center to center distance is again R. R. This is known as electrostatic force of attraction. क्या बोलते हैं इसको? electrostatic force of attraction, This is electrostatic force of attraction, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कैसे आप लोग साथ में हो? yes sir, एवरीवन? Yes sir. अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं ना तो यहाँ बड़ा गंदा सा टर्म आ जाता है, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. so this term, this whole term has a one value and it is 9 into 10 का power 9 Newton per meter square, sorry Newton Square. पर नहीं है वो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अभी इस पूरे कांस्टेंट की एक स्पेसिफिक वैल्यू है। इस कांस्टेंट में कौन सा टर्म क्या है? तो Q1 इज चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल, Q2 इज चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल, R इज डिस्टेंस बिटवीन Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है, और 1/4 pi epsilon naught की एक वैल्यू है विच इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हाँ, अब इसमें ये क्या है? तो दिस सिंबल is known as Permittivity of
फ्री स्पेस। क्या नाम है इसका? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोला मतलब वैक्यूम। फ्री स्पेस इसको बोलते हैं हम लोग जब जहां कुछ भी नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, उसको वैक्यूम बोला जाता है। देखो मैं नई नई चीजें आ रही है, नई नई चीजें समझेंगे, ठीक है। स्कूल में नहीं देखा होगा मोस्टली ये फॉर्मूला आपने, कि देखा हुआ है? नहीं देखा है सर। नहीं देखा है ना, तो ठीक है। जब अगर पहली बार देख रहे हो तो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब मुझे एक चीज बताओ, दो मैग्नेट लिए थे, डायरेक्ट अगर चिपकाता नॉर्थ और साउथ तो चिपक जाते तुरंत ही। यस सर। और बीच में अगर एक प्लेट लगाता था तो बहुत बार वो मैग्नेट गिर जाता था। ध्यान दिया क्या आपने? नहीं। अगर दो मैग्नेट प्लेट के साथ खेलते थे तो एक प्लेट का नीचे से ऊपर घुमाते थे, बट कभी कभी क्या होता था, आप प्लेट मोटी ले लो तो मैग्नेट नीचे गिर जाता था। पहले अट्रैक्ट होता था बट अट्रैक्टिव फोर्स कम होता था, जिस कारण से वो नीचे गिरता था। हुआ है कभी ऐसा? मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है कि एक मैग्नेट जब दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अगर बीच में जो मीडियम है वो भी एक रोल प्ले करता है। अगर बीच का मीडियम बहुत हार्ड डेंस होगा तो मे बी इसका अट्रैक्टिव पावर अगले वाले तक पहुंचने वाली नहीं है, राइट? यस सर। आया ना? तो वैसे ही अगर चार्ज Q1 Q2 को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, जो भी कुछ कर रहा होगा, बीच में जो मीडियम होगा वो एक रेजिस्टेंस देगा। हेलो, यू देयर विद मी? यस सर। है ना? तो चार्ज Q1 से Q2 के बीच में बैकग्राउंड से किसी कैसे आवाज आ रहा है, जिसके ऐसे भी आ रहा है ना, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज माइक बंद कर दो। गोरख कर लिया उसने, मैंने। हाँ, तो चार्ज Q1 और Q2 इनके बीच में कोई ना कोई मीडियम होगा, और जो भी मीडियम इनके बीच में होगा वो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, इसके अट्रैक्शन और रिपल्शन जो भी होगा उसको। यस। और उसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोलने का अर्थ है मीडियम कुछ भी नहीं है। परमिटिविटी ऑफ एयर भी होता है, परमिटिविटी ऑफ वाटर भी होता है। हर एक मीडियम के लिए अलग अलग परमिटिविटी की वैल्यू होगी। कोई ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, कोई कम अट्रैक्ट करेगा, कोई ज्यादा रिपेल करेगा, कोई कम रिपेल करेगा। डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम एप्सिलॉन की वैल्यू बदलेगी। नॉट लिखने का अर्थ है फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस ही क्यों लिया? अब सोचो, एक न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो उसके बीच में कोई दूसरा गैस का एटम आके बैठ सकता है क्या? एक एटम के अंदर दूसरा एटम ठूस सकते हो क्या? नहीं, मतलब वहां कुछ नहीं है। जहां कुछ नहीं है उसको क्या बोलते हैं? वैक्यूम या फ्री स्पेस। इसके लिए हमने क्या लिया? कांस्टेंट में एप्सिलॉन नॉट लिया। यू गॉट द पॉइंट? व्हाट इज एप्सिलॉन? द सिंबल इज नोन एज एप्सिलॉन। क्या सिंबल का अर्थ है? एप्सिलॉन। मैं लिख देता हूं एप्सिलॉन, ठीक है। इसकी भी वैल्यू होती है, इट इज 8.85 into 10 का पावर -11, ठीक है, सॉरी -12, पार्डन। दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। बहुत छोटी वैल्यू है, -12 है, तभी इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऊपर जाता है तो +12 हो जाता है, +9 हो जाता है। इतना क्लियर है गाइस? व्हाट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस? यही क्यों लिया? ये कांस्टेंट क्यों आया? क्यों Q1 Q2 अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, बीच में जो मीडियम होगा उसका रोल प्ले उस कांस्टेंट में आ गया। यस। ये तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, अब वापस आते हैं अपने इस पे। अब देखो, इसमें अल्फा रे आगे बढ़ रहा था, उसके पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी और पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, तो टोटल एनर्जी कितनी थी? हाफ m²। हाफ m²। पार्टिकल आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, तो इस पार्टिकल के बीच में और अपने अल्फा पार्टिकल के बीच में रिपल्सिव फोर्स आया। रिपल्सिव फोर्स आने के कारण क्या हुआ, जब ये पार्टिकल और पास पहुंचा तो और रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, कि फोर्स हमने देखा अभी क्या होता है, Q1 Q2 बाय r²। दिस इज योर चार्ज Q1, दिस इज योर चार्ज Q2। इसका न्यूक्लियस चार्ज Q1, इसका न्यूक्लियस का चार्ज Q2। इतना समझ में आ रहा है? ये Q2 क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज कहां से आता है? उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से आता है। यस सर। ठीक है, तो ये Q1 है, ये Q2 है। जैसे पास आएंगे रिपल्शन बढ़ता जाएगा। क्यों? जितना रेडियस छोटा होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा, इनवर्सली अभी जब प्रोपोर्शनल। मैं दो मैग्नेट पास ला रहा था ना, उनके बीच में भी एक ऐसा मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो मैं जितना पास लाने की कोशिश करूंगा उतना रेडियस छोटा होगा तो उतना रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा। अगर मैं उनका बीच का डिस्टेंस 0 कर दूं तो मुझे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? इनफाइनाइट। कितना लगाना पड़ेगा? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट फोर्स मैं या कोई मशीन लगा सकती है क्या? नो। कभी चिपक
नहीं सकता। नहीं सकता। मतलब सर मैं अगर कितनी भी हमने कोशिश करता फेविक्विक तो से पानी में चिपका दे तो, क्या बेटा? फेविक्विक से चिपका दिए तो? बेटा फेविक्विक चिपका, फेविक्विक बीच में रहेगी ना, फेविक्विक Yes. एक मटेरियल है ना, हाँ। उसका एक लेयर रहेगा ना बीच में पतला सा, यस सर। बीच में आर हो गया ना, उसकी एक पतली जो लेयर रहेगी वो नहीं रहेगी क्या? फेविक्विक की जो रहेगी। पतली लेयर रहती है ना, उसका थिकनेस 10 का पावर -2 मिलीमीटर होता है। हमने जो गोल्ड शीट ली है वो 10 का पावर -5, उससे भी पतली है। यस समझ में आ रहा है? सर। ओके यस सर। ठीक है, तो अभी ये पार्टिकल जब इसके पास पहुंचा तो उसका जितना रेडियस कम होते जाएगा उतना फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ते जाएगा, और अगर Yes. रिपल्शन बढ़ते जाएगा तो इस अल्फा की वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेंगी। कम होगी ना। इंक्रीज्ड। आगे आ रहा था, आगे आ रहा था, हाँ, मान लो तो कम दीवार से होगी, कम टकराने के होगी। बाद भी उतने स्पीड तो ढड़ेगा क्या? मान लो नहीं, तो नहीं, भाग रहा कम था, होगी। भाग रहा था, भाग रहा था, दीवार आ गई, क्या अभी भी उतनी स्पीड से भागेगा? नहीं। नहीं। अब एक Radius पॉजिटिव कम दूसरा होगा। पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो जैसे ये आ रहा था स्पीड से पर धीरे से आ गया, तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, और एक पॉइंट ऐसा कम आएगा होगी। जिस पॉइंट पर आने के बाद उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। 0। बट आपने एक थ्योरी लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलता है वो? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी Nor be destroyed. Nor be It can destroyed. be Converted changed, into one transformed form from into one form another. to another। Form. पढ़ा है? Yes, Yes, sir. Yes sir. तो अगर ये पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, मतलब इन दोनों के बीच में, इस दो पॉजिटिव चार्ज के बीच की जो रिपल्सिव फोर्स है उसको झेलने के लिए वो कौन से एनर्जी में कन्वर्ट हो गया? कौन से एनर्जी में कौन हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में कौन हो जाएगा? मतलब यहाँ पे इनिशियली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी, पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, बट जब आप एक फाइनल स्टेज पे पहुंचे तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 हो गई, बट पोटेंशियल एनर्जी फाइनल विल बी नाउ इक्वल्स टू टोटल एनर्जी। और यहाँ इनिशियली क्या थी? वो टोटल एनर्जी किसके बराबर था? Kinetic energy. Kinetic के energy. बराबर। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से टोटल एनर्जी तो बदल नहीं सकती, कि बदल Yes. सकती है? Yes sir. नहीं बदल सकते। नहीं बदल नहीं बदल सकती। सकती। अभी ये जो दो पार्टिकल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालूंगा तो इसको उसने नाम दिया आरसी, वेयर आरसी स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। रेडियस ऑफ Closest approach. जब मैं रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोल रहा हूं तो व्हाट डज इट मीन? द रेडियस ऑफ क्लोज अप्रोच मींस कि जब ये अल्फा पार्टिकल आगे आगे गया तो न्यूक्लियस के चिपक तो नहीं सकता, कि चिपक जाता तो रेडियस 0 हो जाता, फोर्स इनफाइनाइट हो जाता। मतलब जब वो पास आएगा पास आएगा पास आएगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि इतना पास पहुंच जाएगा पर तो गैप है अभी भी, और उसके बाद रिपेल होगा। क्यों? कि पॉजिटिव पॉजिटिव जैसे आगे बढ़ रहा है काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, रिपल्शन बढ़ रहा है, और पास है और रिपल्शन बढ़ा, फिर धक से दूर होगा। जैसे बॉल जब दीवार पर टकराता है तो जैसे आगे बढ़ रहा है टकराता फिर बाउंस बैक होता है ना, Yes. Yes. तो वैसे ही जब ये अल्फा पार्टिकल पास आया पास आया पास आया, उसकी एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होने लगी, और पास आया, अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, और अब वो बाउंस बैक होकर पीछे आया। इतना क्लियर है? Yes sir. यस सर। कैन यू इमेजिन इट? Yes sir. Yes sir. Imagine. यू विथ मी? Yes, sir. you उड़ गए? यस सर। Yes sir. Yes. टूटे पहले नहीं। थोड़ा सा उड़ोगे जिंदा है, तो जिंदा थोड़ा है। साथ में होंगे 10% तो भी, है। है ना? ठीक है, तो ये पार्टिकल जैसे इसके पास पहुंचेगा तो एक मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंचेगा, उसके बाद फिर वो बाउंस बैक ही होना है। तो इस न्यूक्लियस का सेंटर और इस अल्फा पार्टिकल के सेंटर के बीच के डिस्टेंस को उसने बोला रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोला? रेडियस ऑफ। Closest approach. अभी मुझे एक चीज बताओ, ये जो है दिस डिस्टेंस, कैन यू सी दिस डिस्टेंस? कलर बदल देता हूं, समझने में आसानी जाएगी। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बड़ा है कि ये डिस्टेंस बड़ा है? Second वाला. नीचे वाला बड़ा है कि ऊपर वाला बड़ा है? नीचे ऊपर वाला। नीचे वाला. नीचे वाला क्या था? रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ऊपर वाला क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बड़ा है या रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बड़ा है? Radius of closed approach. Yes. Closest approach. रुदरफोर्ड ने सेकंड नंबर का. हाँ, तो उसने क्या किया, जो रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था वो निकाला। कैसे निकाला? उसने बोला टोटल एनर्जी इनिशियल और टोटल एनर्जी फाइनल शुड बी सेम, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर ये दोनों एनर्जी सेम रहती है इनिशियल और फाइनल कंडीशन की, तो दोनों को इक्वेट करके उसने आरसी की वैल्यू निकाली और बोला जो भी आरसी की वैल्यू आ रही है
रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू आ रही है, उससे थोड़ा और छोटा क्या होगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होगा। उससे थोड़ा और छोटा क्या होगा, रेडियस ऑफ Nucleus. और एंड ही फाउंड आउट टू बी रेडियस ऑफ क्लोज अप्रोच टू बी 10 का पावर माइनस 14 मीटर। कितना आया वो? 10 raised to power 10 minus raised to power 14 meter. 14. और इसके लिए उसने बोला कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विल बी स्मॉलर देन दैट एंड देयरफॉर इट इज 10 का पावर माइनस 15 meter. 15 meter. माइनस में छोटा बड़ा नंबर छोटा नंबर। 15 meter. क्लियर है कैसे तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब एक्चुअली किया क्या उसने कि टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी Initial. फाइनल। टोटल एनर्जी इनिशियल इज हाफ mv square, mv squared. total energy final is equals to potential energy Potential energy. final, which can be given as a by a formula 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r. R square. r square was force, r square Okay. क्या था, force Force था। के लिए ये क्या है, एनर्जी है। Potential energy. energy. आप लोगों को डेरिवेटिव निकालना आता है क्या, डिफरेंशिएशन आता है क्या, बेसिक Yes, डिफरेंशिएशन sir. नहीं आता ना? आता है, अब आपको आता है। आकाश सर सिखाएंगे बेसिक डिफरेंशिएशन। जब बेसिक डिफरेंशिएशन आएगा आपको, उसके बाद मैं इसका डेरिवेशन बताऊंगा। अभी एक जिसको हम अपने भाषा में बोलते हैं ना जुगाड़, जुगाड़ करके समझाता हूँ कैसे। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू Yes, displacement. ठीक है, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। Yes, sir. तो Yes. मैं पोटेंशियल एनर्जी को भी लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट फोर्स इनटू, Into displacement. इसको जुगाड़ बोलते हैं। ये राइट डेरिवेशन नहीं है, राइट डेरिवेशन आपको मैं करवाऊंगा जरूर जब आपको डिफरेंशिएशन आएगा करना। ठीक है, तो फोर्स क्या था अपना 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by R. और डिस्प्लेसमेंट r था, तो r से स्क्वायर कट गया। इसके लिए फॉर्मूला क्या बचा, ये बच गया। माइनस साइन क्यों आया कि फोर्स इज रिपल्सिव। दोनों के बीच में जो फोर्स आ रहा था वो अट्रैक्टिव था या रिपल्सिव था, Repulsive. एंड देयरफॉर आई हैव गिवन अ साइन माइनस। Negative. अब आपको Minus. पता है Q1 क्या है, Q1 इज चार्ज ऑफ 2 प्रोटॉन हीलियम 2 प्लस न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल which is nothing but 2 into 1.6 into 10 का पावर माइनस 19 कूलम। Q2 क्या है, 79 प्रोटॉन का चार्ज, कैसे, गोल्ड का न्यूक्लियस, Gold. नंबर 79. 79 which will be 79 into 1.6 into 10 का पावर माइनस 19। Coulomb. यू नो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना मास था, हीलियम का 4 AMU होता है, मतलब 4 into 1.66 into 10 का पावर माइनस 27 kg। 4 AMU होता है, एक AMU को kg में कन्वर्ट करने के लिए ये यूनिट है 1.66 into 10 का पावर माइनस 27 kg। ये याद रखेंगे, 1 AMU is equal to 1.66 into 10 का पावर माइनस 27 kg और 1.66 into 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। याद रखेंगे। ये कहाँ से Yes, आया, sir. ये कहाँ से वैल्यूज आई, ये मैं आपको मोल कंसेप्ट में समझाऊंगा। ठीक है, वहां आएगा, तो अभी के लिए आप याद Okay. रखिए। ठीक है, तो मास पता है हमें, हमें Q1 पता है, Q2 पता है, 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट भी पता है, वो कितना है 9 into 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। रह गया वेलोसिटी और आर, तो वेलोसिटी वाज आल्सो नोन टू हिम, सिर्फ बच के गया फिर आर, और ये आर क्या था, रेडियस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इससे उसने क्या निकाल लिया, आरसी निकाल लिया। समझ में आया। और आरसी की वैल्यू कितनी आई फिर, Yes, sir. इन द रेंज ऑफ 10 का पावर माइनस 14 मीटर। ये सब वैल्यूज अगर इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आर की वैल्यू लगभग कितनी आएगी, 10 का पावर माइनस 14 मीटर, जिसके बेसिस पे उसने बोला कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस हैज टू बी 10 का पावर माइनस 15 मीटर। समझा। Yes, sir. Yes, sir. कुछ एग्जांपल्स करने थे, अगली क्लास में करेंगे, आज टाइम परमिट नहीं कर रहा है हमें। ठीक है,
Thank you guys. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. I hope you enjoyed the lecture. Yes. Yes, Thank you, sir. sir. Yes, a Yes, lot. sir. Bye, sir. Bye bye. Bye, sir. Okay. Good night, sir. Goodbye. Happy Independence Day in advance. Good night. Same Thank to you, you, sir. sir. Thank you.